फ्रांसिस फुकुयामा ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है क्रिटिक्स का, उसको कैसे आंसर करता है कि उसका जो थीसिस था किताब के अंदर एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन के अंदर, वो कहते हैं कि वो किस तरह वो उस क्रिटिसिज्म का कैसे जवाब देता है कि जो कहते हैं कि वो जो थीसिस फ्रांसिस फुकुयामा का उस किताब के अंदर था अब वो इररेलेवेंट है, ऑब्सोलीट है। और वो जो क्लेम था इंसानी तारीख का जो हिस्टोरिकल प्रोसेस है, ह्यूमन हिस्टोरिकल प्रोसेस का जो ड्राइविंग फोर्स रही है वो रिकग्निशन का। और दूसरा वो कहते हैं कि मास्टर और स्लेव का कन्फ्लिक्ट थ्रू आउट द हिस्ट्री चलता है। वो कहते हैं कि कोई भी सिस्टम जो इन चीज़ों को डील कर लेगा वो सिस्टम सस्टेन करेगा। और वो सिस्टम, और इसमें वो एग्जांपल देता है कि मैंने 1992 के अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात की थी कि ये बंदा बहुत ही सुपर एम्बिशियस है, और मैंने कहा कि इसने अपनी एम्बिशियसनेस को चैनलाइज किया है एंटरप्रेन्योरशिप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अली अवैस बाट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब के रिव्यू के ऊपर बात करेंगे। ये किताब बड़ी हिस्टोरिकल भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, बड़ी वाइडली डिबेटेड भी है। पास में जब ये किताब आई अर्ली 90s के अंदर, तो तब भी इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन और डिबेट हुई, और इस किताब के ऊपर आज भी बहुत ही डिस्कशन और डिबेट हो रही है। जिस किताब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ, उस किताब का नाम है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ये किताब फ्रांसिस फुकुयामा ने अर्ली 90s के अंदर लिखी, कोल्ड वार के बाद। इसके अंदर फुकुयामा का थीसिस ये था कि इंसान जिस आइडियल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम की तलाश में था, वो सिस्टम इंसान को लिबरल डेमोक्रेसी की फॉर्म में मिल गया है। लेकिन उसका ये कहना था कि एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि एंड ऑफ वार, एंड ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड एंड ऑफ पॉलिटिक्स। इसका मतलब ये है कि एक आइडियल सिस्टम इंसान को मिल गया है जिससे इंसानी समाज को ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाया जा सकेगा। जो फुकुयामा की थ्योरी थी, वो जो थ्योरी बेस करती है, वो थ्योरी प्लेटो, हैगल और अलेक्जेंडर कोजेव की थ्योरी के ऊपर बेस करती है, जो ह्यूमन रिकग्निशन, ह्यूमन पर्सनालिटी का जो एस्पेक्ट है रिकग्निशन का, उसको डील करती है। इसमें फुकुयामा कहता है कि इंसान जो है, इंसान के अंदर दो डिजायर्स हैं, डिजायर्स ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड डिजायर ऑफ ह्यूमन रिकग्निशन। तो ये इंसान के अंदर दो डिजायर है। और फुकुयामा की जो किताब है, फुकुयामा की जो थ्योरी है, वो ह्यूमन रिकग्निशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी को जो है वो डील करती है। ये इसके अंदर फुकुयामा ने ये कहा कि ये, जैसे मैंने पहले बताया कि ये थ्योरी जो है, ये प्लेटो, हैगल और अलेक्जेंडर कोजेव की जो थ्योरी थी ह्यूमन रिकग्निशन को लेके, उसको डील करती है। और इसके अंदर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, जिस कॉन्सेप्ट को फुकुयामा भी यूज करता है, जिसको कहते हैं थाइमोस। जो कॉन्सेप्ट है ये ह्यूमन रिकग्निशन से रिलेटेड है कि इंसान जो है वो रिकग्निशन चाहता है, इंसान जो है वो रिस्पेक्ट चाहता है, इंसान जो है वो अपनी डिग्निटी की गार्डियनशिप चाहता है। तो कहते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन पर्सनालिटी का। वो कहते हैं, फिर आगे फुकुयामा कहता है कि इसकी मैनिफेस्टेशन जो है वो फर्दर दो एस्पेक्ट्स के अंदर होती है। एक को कहता है मेगालोथेमिया और दूसरे को कहता है आइसोथेमिया। मेगालोथेमिया के अंदर वो ये कहता है कि इंसान के अंदर ये डिजायर है, कुछ इंसान है जिनके अंदर ये डिजायर है कि वो डिस्टिंग्विश हों, वो यूनिक हों और वो दूसरों को डोमिनेट करें। फिर वो कहता है कि इसके अलावा दूसरा जो मैनिफेस्टेशन है थाइमोस की, वो आइसोथेमिया है, जिसके अंदर इंसान इक्वालिटी के ऊपर बिलीव करता है और कहता है कि वो किसी को डोमिनेट ना करे और कोई भी उसको डोमिनेट ना करे, ना वो किसी को डोमिनेट करे और ना कोई दूसरा उसको डोमिनेट करे। तो फुकुयामा ये कहता है कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है, वो उसका मकसद है मेगालोथेमिया को कंटेन करना, और उसका मकसद है कि आइसोथेमिया को प्रमोट करना। वो कहते हैं कि सोसाइटी थ्राइव ही ऐसे माहौल में करती है जिसमें इक्वालिटी हो, यूनिवर्सल इक्वालिटी हो, यूनिवर्सल रिकग्निशन ऑफ डिग्निटी हो। तो जैसे मैंने बात की कि वो ये कहता है कि लिबरल डेमोक्रेसी का जो है वो मेगालोथेमिया, यानी ऐसे मेगालोथेमिया जो एस्पेक्ट है, ये ऐसे लोग जो दूसरों को डोमिनेट करना चाहते हैं, ये उसको कंटेन करती है। फिर वो हवाला देता है अपनी किताब के अंदर जेम्स मैडिसन का, जो अमेरिकन फाउंडिंग फादर्स में से थे। उनके एक कोड को कोड करता है कि वो कहता है कि जेम्स मैडिसन कहता था कि हमने एक कॉम्प्लेक्स
कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है फॉर्म किया। आपको पता है कि अमेरिकन सिस्टम जो है वो अमेरिकन सिस्टम ऑफ चेक्स, जिसको हम कहते हैं कि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। वो कहते हैं कि ये चेक्स एंड बैलेंसेस हमने, जेम्स मैडिसन कहता है कि हमने इसलिए ये चेक्स एंड बैलेंसेस डेवलप किए क्योंकि एम्बिशन वाज नीडेड टू काउंटर एम्बिशन। ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जेम्स मैडिसन का कि एम्बिशन वाज नीडेड टू काउंटर एम्बिशन, कि ऐसे लोगों को कंटेन करना जो ओवर एम्बिशियस है। तो इस चीज़ के ऊपर वो बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि थाइमोस जो है वो ह्यूमन रिकग्निशन को डील करता है। ह्यूमन रिकग्निशन से आगे आइसोथेमिया और मेगालोथेमिया को लिबरल डेमोक्रेसी ट्रेन करती है, आइसोथेमिया को जो है वो प्रमोट करती है। वो ये कहता है इंसानी तारीख का जो हिस्टोरिकल प्रोसेस है, ह्यूमन हिस्टोरिकल प्रोसेस का जो ड्राइविंग फोर्स रही है वो रिकग्निशन का एलिमेंट रहा है। और दूसरा वो कहते हैं कि मास्टर और स्लेव का कन्फ्लिक्ट थ्रू आउट द हिस्ट्री चलता है। वो कहते हैं कि कोई भी सिस्टम जो इन चीज़ों को डील कर लेगा वो सिस्टम सस्टेन करेगा और वो सिस्टम परफॉर्म करेगा। तो वो ये कहता है कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर, फिर इक्वल सिटीजनशिप के ऊपर, फिर वो राइट्स तक नहीं, फिर वो यूनिवर्सल रिकग्निशन के ऊपर जो है वो बिलीव करता है। लेकिन वो ये कहता है कि ये पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर, इक्वल सिटीजनशिप के ऊपर, फिर ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर बिलीव करता है। लेकिन वो कहता है ये इक्वालिटी, लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो इकोनॉमी के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर और उसके अलावा आर्ट के अंदर इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती या इसको रेप्लिकेट नहीं करती। क्यों? क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी समझती है कि अगर इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आर्ट में कंपटीशन नहीं रहेगा तो फिर ये फील्ड्स थ्राइव नहीं कर सकेंगी। इन फील्ड्स में कंपटीशन नहीं होगा तो इनमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी और डेवलपमेंट का एलिमेंट जो है वो रुक जाएगा। तो लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करती है, लेकिन वो इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फ्रीडम की बात करती है, आर्ट में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करती है, लेकिन वहाँ पे इक्वालिटी की बात नहीं करती। कहते हैं कि वहाँ पे इन जगहों पे अगर कंपटीशन रुक गया तो ये एरियाज जो हैं वो डेवलप और थ्राइव नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस किताब के ऊपर अभी ये किताब बड़ी अंडर डिस्कशन क्यों है, और कुछ लोग इसको बड़ा फ्रांसिस फोकुयामा के जो कॉन्सेप्ट है इसको बड़ा कंटेंचुअस कंसिडर करते हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि इसने तो बड़ा इनविंसिबली इस जो लिबरल डेमोक्रेसी है इसको सपोर्ट कर दिया, लेकिन अब पॉपुलिज्म की फॉर्म में एक बहुत बड़ा चैलेंज तो डेमोक्रेसी को पोज हो गया। तो ये जो फ्रांसिस फोकुयामा का थीसिस था ये उसको नेगेट करता है। फ्रांसिस फोकुयामा ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है क्रिटिक्स का, उसको कैसे आंसर करता है कि उसका जो थीसिस था किताब के अंदर, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन के अंदर, वो कहते हैं कि वो किस तरह वो उस क्रिटिसिज्म का कैसे जवाब देता है कि जो कहते हैं कि वो जो थीसिस फ्रांसिस फोकुयामा को उस किताब के अंदर था अब वो इररेलेवेंट है, ऑब्सोलीट है, और वो जो क्लेम था इनविंसिबल क्लेम था फोकुयामा का वो जस्टिफाइड नहीं था और वो अब गलत प्रूव हो गया। एक तो वो ये बात करता है कि फ्रांसिस फोकुयामा अपने ऊपर इस क्रिटिसिज्म का जवाब ये देता है कि वो एक मॉडरेट अप्रोच ऑप्ट करता है। वो कहता है कि वो जब एक किताब लिख रहा था तो उसने कुछ चीज़ों को ओवर सिंप्लीफाई किया या कुछ चीज़ों को लेके उसने जब जो लेटेस्ट हैपनिंग हुई है उसमें काफ़ी सारी चीज़ों ने उसके थॉट प्रोसेस में कुछ चीज़ों को बदला है। लेकिन वो ये कहता है कि बाय एंड लार्ज उसके जो किताब का थीसिस था या वो थीसिस ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। हाँ, वो कहता है कि माइनर मॉडिफिकेशन मैंने अपने थीसिस के अंदर, मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर की है। वो जो लोग उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं वो उनका क्या आंसर करता है? वो ये कहता है कि ये जो हमारा जो लिबरल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये फेल रहा है एड्रेस करने के अंदर जो हमारी प्रॉब्लम ऑफ थाइमोस है, यानी ह्यूमन जो डिग्निटी की रिकग्निशन है, यूनिवर्सल डिग्निटी की रिकग्निशन है, इक्वालिटी है, इक्वल सिटीजनशिप है। ये जो थाइमोस का प्रॉब्लम थी, यूनिवर्सल ह्यूमन रिकग्निशन की जो प्रॉब्लम थी, इसको लिबरल डेमोक्रेसी अच्छी तरह से डील नहीं कर सकी, इसको यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकी, और इसमें वो जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स, वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल गर्दानता है इस हवाले से। दूसरा वो ये कहता है
कि ये जो यूनिवर्सल ह्यूमन रिकग्निशन है, ये इसकी बेस के ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो अपनी आइडेंटिटीज को छोड़ने के ऊपर, जो उनकी बेसिक कोर आइडेंटिटी है उसको छोड़ने के ऊपर वो तैयार नहीं है। वो और उसमें कहता है कि ज़्यादातर वो कम्युनिटीज़ या वो ग्रुप है जो लोग माजी के अंदर मार्जिनलाइज्ड रहे हैं। जैसे वो कहते हैं कि ब्लैक लाइफ मैटर, मी टू मूवमेंट, ये जो मूवमेंट्स हैं, इस तरह की और मूवमेंट्स जो हैं, ये वो हैं जिनको मार्जिनलाइज किया जाता रहा है तारीख के अंदर। तो कहते हैं कि ये आइडेंटिटी है, ग्रुप आइडेंटिटी है, उसको यूनिवर्सल आइडेंटिटी की बेस के ऊपर छोड़ने को तैयार नहीं है। तीसरा वो ये कहता है कि समाज भी पूरी तरह से इंक्लूसिव हम नहीं बना सके। तो जो ग्लोबलाइजेशन के बाद भी जो बाकी जगहों से लोग आए, तो समाज ने, वेस्टर्न कंट्रीज का समाज है, पर्टिकुलरली अमेरिकन जो समाज है, उसने बाकी कम्युनिटीज के लोगों को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। उसमें वो एग्जांपल देता है कि जो टेररिज्म है वो उसमें वो बताता है कि उसमें एक वजह ये भी है कि जो मुसलमान अमेरिका के अंदर गए, अमेरिकन समाज ने उनको पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया। जब पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया तो उनको एक आइडेंटिटी क्राइसिस मुसलमानों में पैदा हो गया। तो वो जो लार्जर उम्मा का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट ने उनको एक रिफ्यूज दिया और उनको लगा कि उनकी जो आइडेंटिटी की डिमांड है वो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरी हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि जी वो ये चीज़ जो है, इसको फिर टेररिस्ट जो है उन्होंने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। चौथी चीज़ जो वो कहता है कि जिस वजह से वो कहता है कि लिबरल डेमोक्रेसी अपने ड्यू रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सके, वो कहते हैं पार्टिकुलरिस्टिक रिकग्निशन जो है, इसमें वो बात करता है ऐसे लोगों की जो सुपर एम्बिशियस हैं, जो दूसरों पर डोमिनेट करना चाहते हैं, दूसरों पर अपनी हेजमनी कायम करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे लोग भी जो है वो यूनिवर्सल जो ह्यूमन रिकग्निशन है इससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे। और इसमें वो एग्जांपल देता है कि मैंने 1992 के अंदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात की थी कि ये बंदा बहुत ही सुपर एम्बिशियस है, और मैंने कहा कि इसने अपनी एम्बिशियसनेस को चैनलाइज किया है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। लेकिन मैंने उस टाइम पे कहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप भी इसकी सुपर एम्बिशियसनेस की नीड्स को पूरा नहीं कर पाएगी, ये उससे आगे जाएगा, और वही वक्त ने साबित किया। तो ये सारी जो किताब है ये उसका थीसिस था, और फिर आज चूंकि ये किताब बड़ी रेलेवेंट है तो मैंने उसको भी अंडर डिस्कशन लाने की कोशिश की कि फ्रांसिस फुकुयामा ने अपने इस थीसिस के ऊपर होने वाले क्रिटिसिज्म का कैसे जवाब दिया। इसकी 3 किताबें हैं। दूसरी इनकी जो किताब है पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, ये भी जो है इसी चीज को डील करती है कि लिबरल डेमोक्रेसी में ये जो लैप्सेस पैदा हुए, इनकी वजूहात क्या है, फर्दर वो इनके अंदर जाता है, और ये भी रिकग्निशन के एलिमेंट को ही डील करती हैं। इसके आगे जो इनकी किताब है आइडेंटिटी जिसका नाम है, वो भी रिकग्निशन के एलिमेंट को ही लेके चलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा, और इसकी जो अगली 2 किताबें हैं वो अब जिन लोगों का यूएस हिस्ट्री से भी सब्जेक्ट है उनके हवाले से भी, उनके लिए भी वो किताबें बहुत फ़ायदेमंद हैं, और आप उनके रिव्यूज़ भी हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। जो लोग बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान के ऊपर नए हैं और वो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, या उनको किताबों के अंदर इंटरेस्ट है, जिनके थ्रू वो अपने माइंड्स को इनलाइटन कर सकते हैं और फिर पाकिस्तान को बदल सकते हैं, वो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।